प्रोफेसर खान, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह की अकड़ इजराइल दिखा रहा था और किसी भी तरह से पीछे न हटने की बात कर रहा था, फिर ये ट्रंप ने कौन सी चाबी घुमाई कि युद्ध विराम के लिए मजबूर हो गया, तैयार हो गया? मुकेश जी, आप सबको, सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। देखिए, ये बात तो दोनों पार्टीज को पूरी तरह से पता है कि देयर इज ए ह्यूज डिपेंडेंसी अमेरिका पर इजराइल की, और जेडी वैंस ने कल व्हाइट हाउस से खुलेआम कह दिया कि पिछले 1 महीने में जितने भी हथियार, पिछले 3 महीने में जितने भी हथियार इस्तेमाल किए गए बाय इजराइल, 2/3 अमेरिका में बने हैं एंड पेड बाय अमेरिकन टैक्स पेयर। यानी आप सोचिए, 2/3 अमेरिका में बने बाय अमेरिकन, और वो उसके बाद अमेरिका की टेक्नोलॉजी। तो ये ड्राइव कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसी चीज हुई थी जब हेनरी किसिंजर ने, जब इजराइल साउथ इजिप्ट से जंग हार रहा था, तो 1 दिन तक उसने डिले कर दिया था अमेरिकन सपोर्ट, सो दैट इजरायलीज को ये बात समझ में आए कि हाउ इंपॉर्टेंट अमेरिका इज। उसके बाद अमेरिकन जहाज डायरेक्टली अटैक किए इजिप्ट को पहले राउंड में, फिर वो लैंड करके फिर उनको रीपेंट किया गया एज इजरायली जहाज, तो इस तरह इजिप्ट से बचाया गया था। लेकिन पिछले चंद महीनों में, कहिए चंद सालों में, इतना इनका अहंकार कहते हैं, राइट, तकब्बुर को, बिल्कुल इतना अहंकार बढ़ गया था कि नेतन्याहू अपने आप को एक सुपर पावर समझने लगे थे। लेकिन ये इट डजंट मीन कि ये ट्रम्प की जीत हो गई है, बिकॉज ये जो लॉबी है और इजराइल है, ये परसिस्टेंटली रोज कोशिश करते रहेंगे, सुबह उठेंगे ये और फिर दिन भर कोशिश करते रहेंगे कि ये सीज फायर टूट जाए, ईरान की और अमेरिका की दोबारा जंग शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि इजराइल इज ऑन ए लैंड एक्सपेंशनिस्ट। देखिए, वो सीरिया से वापस नहीं विड्रॉ किया, वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट्स अनाउंस कर दिया, गाजा भी आधा कब्जे में है। मुझे लगता है कि वो एक बाकायदा जो बफर जोन के 1980s में जैसा बना के रखे थे लेबनान में, वो नदी तक दे आर प्लानिंग, जो 15 मील का फासला है, दे वांट टू कीप दैट लैंड, आई थिंक। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि एक, ईरान के साथ जंग नहीं हुई, और दूसरा, ईरान इज इंसिस्टिंग कि लेबनान से फौजें विड्रॉ कर ले। और अभी जो कैंसलेशन हो गए हैं, स्विट्जरलैंड में जो डायलॉग है वो कैंसिल हो गया है। इनफैक्ट मैं सुना कि अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स वगैरह सब प्लेन में चल रहे थे, फिर उनको उतार दिया गया कि जेडी वैंस इज नॉट गोइंग टू स्विट्जरलैंड। वो इस वजह से हुआ कि हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सोल्जर्स को मार डाला और उसके बाद इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। तो हिजबुल्लाह का एक्चुअली बयान है कि हम जानते हैं कि सीज फायर है, लेकिन हमने इसको तोड़ा नहीं, ये कंटिन्यूअस मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, इसलिए हमने जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि ईरान विल, वो जो कहते हैं ना कि क्विक, क्या कहते हैं वो, क्विक स्लोली, जो काम करना धीरे धीरे करने लगते हैं, क्विक क्वाइटली, वैसा ईरान करेगा। जब तक इजराइल लेबनान से फौजें विड्रॉ नहीं करता, ईरान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एज सीज फायर हो गया। और अगर ईरान एक्सेप्ट कर लेता है इजरायली फौजेस एंड अज्यूम्स के सीज फायर हो गया एंड दे मूव फॉरवर्ड, तो फिर इजराइल कभी नहीं छोड़ेगा लेबनान। मतलब देखिए, इजराइल की 2 चीजें हैं लेबनान में, एक कि वो हमले ना करे, दूसरा गेट आउट ऑफ लेबनान, जो वो नहीं किया अभी तक। तो आई थिंक कि जब तक इजरायली फोर्सेस लेबनान में मौजूद रहेंगे, हिजबुल्लाह विल कंटिन्यू टू अटैक देम। और जब अमेरिका शिकायत करेगा तो वो कहेंगे कि भाई इजराइल ने तो विड्रॉ ही नहीं किया, दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब ईरान के जो लीडर्स बात कर रहे थे, उन्होंने कई बार एम्फसाइज किया कि इजराइल हैज टू विड्रॉ फ्रॉम लेबनान, दैट इज पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन जिस तरह से जब वो 14 पॉइंट्स पे अगर आप नजर दौड़ाएं, जितने कंसेशंस अमेरिका ने ईरान को किए हैं, मैं तो हैरत अंगेज रह गया कि तकरीबन $325 बिलियन वो दे रहे हैं। आज से तेल भी वो बेच सकते हैं। इंडिया इज अपेरेंटली ऑलरेडी प्लानिंग टू बाय ईरानियन ऑयल। तो ऐसा लगता है कि ईरानियन को भी समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूर हो गए हैं ऑन दिस सिचुएशन, दैट ही वांट्स टू एंड द वॉर। और उसने वो टेंडेंसी भी ईरान का पल्ला भारी कर रहा है, दैट वन साइड को फेटिग हो गई है जंग की। और
और जिस तरह से जेडी वैंस ने इजरायली लॉबी पे जो डायरेक्ट हमले किए हैं, दैट शोज कि दे आर रेडी फॉर द डोमेस्टिक फाइट। और बहुत मुझे हैरत अंगेज लगा क्योंकि जेडी वैंस इज सैक्रिफाइसिंग हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन। मतलब वो क्योंकि अभी तक रूबियो ने कुछ नहीं कहा इसराइल के खिलाफ, सो उसको तो बहुत पैसे मिलने वाले हैं इजरायली लॉबी से इन 2028, और वो जल्दी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन तो 28 नवंबर में होगा। मुझे लगता है कि जेडी वैंस तो नहीं, बट रूबियो कुड रिजाइन एंड स्टार्ट कैंपेनिंग एक 7-8 महीने पहले। तो ही इज रिस्किंग हिज प्रेसिडेंशियल करियर टू अटैक इजराइल। मतलब बाद लोगों का ख्याल है कि शायद यही उसका कैंपेन एजेंडा है कि मैं अमेरिका फर्स्ट हूं, नॉट इजराइल फर्स्ट। जी, तो प्रोफेसर मुक्तदर, आप ही से सवाल है। आपने पिछले उस पर कहा कि ये चलता रहेगा, बीच बीच में वो इस तरह से बिहेव करता रहेगा, इजराइल परेशानियां खड़ी करेगा, डील को नाकाम करने की हर संभव कोशिश करेगा। क्या इसको बर्दाश्त करते रहेंगे ट्रंप? देखिए, ट्रंप के पास ऑप्शंस बहुत कम है। पिछले 30-40 साल से इतना मतलब इजराइल का दबदबा बढ़ गया है अमेरिका में कि इट इज इम्पॉसिबल कि वो अबैंडन कर दे इजराइल को सपोर्ट करना। अगर चूज करना पड़ा बिटवीन इजराइल एंड ट्रंप तो ये बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी, खासतौर से क्योंकि इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, वो भी सबसे बड़े सपोर्टर्स इजराइल के हुए। देखिए, इजराइल को 3 सोर्स से पैसे मिलते हैं अमेरिका में। एक सरकार से मिलते हैं तकरीबन 3 से 5 बिलियन डॉलर तक। फिर जो यहूदी बिलियनर्स हैं वो टैक्स फ्री पैसे जाते हैं। टैक्स फ्री का मतलब यह है कि जैसा कि अगर मैं $100 दे रहा हूं इजराइल को डोनेशन, तो जो मेरा टैक्स रेट है वो 30% है, तो वो जो 30% मेरी इनकम पे टैक्स लगता था वो नहीं लगेगा। तो इट इज लाइक द गवर्नमेंट ऑल्सो गिविंग 30%। और जो तीसरा पैसा है वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस से जाता है, जो सबसे ज्यादा पैसे, दोनों से ज्यादा वो लोग देते हैं। उसको अगर आपके सुनने वाला चाहे तो जेरूसलम एम्बेसी को गूगल करें, आपको वो पूरा मिल जाएगा इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कितना पैसा देते हैं। प्लस ये वोटर्स भी हैं, दीज आर द वोटर्स, और ये लोग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस भी हैं। तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बाइबल में एक ऐसी आयत है कि ब्लेसेड और दोज हु डिफेंड इजराइल, ऐसा एक कोई वर्स है जिसके वजह से वो अपना मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और ये यकीन उनका ऐसा है कि आर्मागेडन जब तक नहीं होगा, आर्मागेडन इज बेसिकली जेनोसाइड, अगर जेनोसाइड नहीं होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं आएंगे, और इनका मकसद है उनको जमीन पे लाने का है। सो देयर इज अ रिलीजियस मोटिवेशन टू सपोर्ट इजराइल। तो शॉर्ट टर्म में वो ट्रंप के साथ रहेंगे, बट अगर उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल से अलहदा हो रहा है तो दे विल स्टैंड विद इजराइल। जैसा आप देख रहे हैं, टेड क्रूज ने भी बहुत सख्त बयान दिया, कई रिपब्लिकन अब शुरू हो गए बयान देना। तो मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू डिवाइड। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक पार्टी में हो चुकी है। देखिए, जब ममदानी रन कर रहे थे, ममदानी तो मुसलसल कह रहे थे कि मैं अरेस्ट कर लूंगा नेतन्याहू को अगर वो न्यूयॉर्क है, उसके बावजूद वो जीत गए। उसके बाद हालांकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो व्हाट हैज हैपेंड इज के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो पब्लिक है, तकरीबन 70% इज नाउ विद पैलेस्टीनियंस, वो जीत गए। अब वही सिलसिला रिपब्लिकन पार्टी में हो रहा है, और जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ट्रंप ऐसा ना हो कि दे कैरी ऑन, यानी रिपब्लिकन पार्टी में भी मेजॉरिटी के लोग इजराइल से पलट जाए। और जो यंग बच्चे हैं, वो चार्ली कर्क का तो नाम सुना होगा। अगर आप चार्ली कर्क के पुराने मीटिंग्स निकाल के देखें 2024 के इलेक्शन में, तो आप देखेंगे नौजवान यंग व्हाइट क्रिश्चियन बच्चे खड़े रह के पूछ रहे हैं कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं, ये जेनोसाइडल मुल्क है वगैरह वगैरह। तो ऑलरेडी ये सोच चल रही है। पैसे के बल पे लीडरशिप को कब्जा किया हुआ है द एपैक लॉबी, लेकिन पब्लिक को वो अब नहीं जीत सक रहे हैं क्योंकि वो जो सामने आ गया है सबके सामने कि ये कितना ब्रूटल स्टेट है। और 2 दिन पहले काया कैलिस जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन मिनिस्टर है, वो मेक्सिको आई हुई थी।
तो उन्होंने अपने प्राइवेट डिस्कशंस में इस्तेमाल किया लफ्ज के इजराइल इज लाइक एन अपार्थाइड स्टेट लाइक साउथ अफ्रीका। तो उस पर काफी बवाल चल रहा है डिप्लोमेटिक, और मैक्सिकन के ऑफिशियल्स मेरे ख्याल से वो बात पब्लिक में लीक कर दिया। तो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम एक ऐसे हिस्टोरिकल मोड़ पे है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुस्से में कहा मेरे ख्याल से वो सच हो रहा है कि दुनिया में सिवाय अमेरिका के कोई इजराइल के साथ नहीं है। आपने देखा जेडी वैंस ने कहा ऑफ ऑल द लीडर्स इन द वर्ल्ड मोदी जी ओनली लीडर जी, मोदी जी का। हाँ, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि मैंने उस पर टिप्पणी की कि जेडी वैंस डजंट थिंक मोदी इज अ रेलेवेंट लीडर, इसलिए उनको गिना नहीं उन्होंने। ही डजंट थिंक कि मोदी इज इंपॉर्टेंट एनफ टू बी मेंशन। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ग्लोबल लीडर्स में कोई इजराइल के साथ नहीं है। तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट ए टर्निंग पॉइंट वेयर इजराइल समझता है कि उसके पास हिस्टोरिकल मौका है कि वो टेरिटोरियली रीजन में एक्सपैंड करे और अपनी वर्चस्व एस्टैब्लिश कर लिए। लेकिन एक और तरह से आप देख सकते हैं शायद ये हिस्टोरिकल ऐसा मौका है जहां पे लोग, पब्लिक ओपिनियन वेस्ट में बिल्कुल हार रहा है इजराइल। जी, लेकिन एक सवाल है कि ट्रंप को तो अब चुनाव लड़ना नहीं है। देखिए, अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं ना नवंबर में, फॉर एग्जांपल मिड टर्म इलेक्शन, तो डेमोक्रेट्स इतने इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। देखिए, रिपब्लिकन्स भी मानने लगे हैं कि ये बहुत ही करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। वो जो $300 बिलियन जो दे रहे हैं ना ये ईरान को, आई गारंटी यू उसमें जैरेड कुशनर 5% तो चुराएंगे ही चुराएंगे एज कमीशन लेंगे। ही विल बी इन चार्ज ऑफ इट। तो सब में मान लिया। देखिए, अल्बानिया में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं जैरेड कुशनर के खिलाफ, क्योंकि वहां पे वो जमीनें खरीद कर घर बना रहे थे। सो दे हैव रियलाइज्ड, ट्रंप ने $3.5 बिलियन बना लिए हैं जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके हर बच्चे ने कुछ 300-400 मिलियन डॉलर बनाए। तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगे। तो ट्रंप के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ वो इलेक्शन नवंबर में ना हारे, बल्कि कोई रिपब्लिकन जीते इन 2028, वरना जो 2028 में जो प्रेसिडेंट आएगा वो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए देयर इज ए पॉलिटिकल स्टेक, वरना वो क्या करेंगे, अमेरिका छोड़ के कहीं भाग जाएंगे, उनके सारे एसेट्स सीज हो जा सकते हैं अगर फ्रीज कर दिया नया प्रेसिडेंट आके कि अंटिल इन्वेस्टिगेशंस आर ओवर। आपको पता है कि जो अमेरिका में पॉलिटिकल रूल्स है, अगर आप एज अ पब्लिक ऑफिशियल आप कोई छोटा मोटा एडवर्टाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने वो जैसे कि वो कुश्ती जो होती है अल्टीमेट फाइटिंग क्लब व्हाटएवर इट इज, उसमें इन्वेस्ट किया पैसे, फिर अपने बर्थडे पे व्हाइट हाउस में उसको प्रमोट कर दिया। तो ये इस तरह से दे आर यूजिंग व्हाइट हाउस 12 मतलब सोने के कॉइन्स बेच रहे हैं 250 ईयर की हिस्ट्री में। तो मतलब बहुत ही बेशर्मी से पैसे बना रही है ट्रंप की फैमिली। सो देयर इज अ चांस कि द होल ऑफ देम कुड एंड अप इन जेल अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं। प्रोफेसर मुक्तदर, आपने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि अमेरिका में अब इजराइल के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं है, उतना समर्थन नहीं है। बेशक यहूदी लॉबी एक्टिव है, इवेंजिकल क्रिश्चियन सपोर्टिव हूं, लेकिन जो एप्स्टीन फाइल्स के साथ हुआ, या अभी जो पेंटागन की रिपोर्ट आई थी कि मोसाद हमारे यहाँ जबरदस्त हमारे जासूसी कर रहा है, वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। तो ये इजराइल के बारे में जो परसेप्शन है आज से 6 महीने पहले और आज के, बड़ा फर्क आ गया। ये क्या ये ताकत देता है ट्रंप को कि आप इजराइल के साथ सख्ती से भी निपट सकते हैं? मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूं जो कल ही हुई है। आपने लैरी एलिसन का नाम तो सुना होगा, जो ओरेकल के ओनर है। तो पिछले 1.5-2 महीने में जो दुनिया के टॉप बिलियनर्स हैं उनकी नेटवर्थ तकरीबन डबल हो गई है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क कुछ 400 बिलियन से 1.3 ट्रिलियन हो गया, इज फर्स्ट ट्रिलियनर। तो लैरी एलिसन वाज द 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और इसने सीबीएस भी खरीद लिया, सीएनएन भी खरीद लिया, और एक बहुत ही प्रो जायनिस्ट बैरी वाइस को एडिटर बना दिया दोनों का। और आप देख रहे हैं कि 60 मिनट्स जो एक तारीखी प्रोग्राम था, जो शायद आप पढ़ाते थे ही होंगे जर्नलिज्म कोर्सेज में, वो तबाह हो गया बिकॉज दे वांट टू मेक इट प्रो इजराइल। तो कल क्या हुआ कि लैरी एलिसन 5वें स्पॉट से 6ठे स्पॉट पे चले गए एज द रिचेस्ट मैन, और जो 5वें स्पॉट पे आया वो डेल आया।
जो भी इजरायली सपोर्टर है। तो आप देखिए, ये इतने बड़े बड़े रिच बिलियनर्स हैं और इनके पास बहुत पैसा है। तो अगर आपके पास $400 बिलियन है, तो अगर आप उसमें से $1 बिलियन भी अगर खर्च कर दे इलेक्शन में, इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। खासतौर से छोटे स्पॉट्स पर आपने देखा होगा कि वो जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन की प्राइमरी इलेक्शन में $32 मिलियन खर्च किए थे, जिसमें एपैक ने $20 बिलियन और उनको हरा दिया अल्टीमेटली, बिकॉज मनी डज हैव, पैसे के बगैर आप कैंपेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि मोस्ट जगहों पे क्या हो रहा है कि लास्ट 4-5 दिन में लोग अटेंशन पे करते हैं और उनको अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है, मोबिलाइज ग्राउंड फोर्सेस। तो जब तक इस अमेरिका में पैसे का रोल रहेगा, जैसा कि यूरोप में उतना पैसा है, डजंट प्ले दैट बिग रोल इलेक्शन में जितना अमेरिका में है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, दे विल हैव ए बिग इन्फ्लुएंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडियन लॉबी का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बिकॉज इंडियंस आर स्पेंडिंग मनी ऑन इलेक्शंस। बट मुझे लगता है कि हर इलेक्शन में दो चीजें होती है, पैसे और वोट। पैसे जरूर है इजराइल के तरफ, लेकिन वोट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एंड दैट इज बिकम अ बिग डील। कई ऐसे लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि हम एपैक से पैसे नहीं लेंगे और हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे, और वो जीत रहे हैं ऑन द डेमोक्रेटिक साइड, और दे माइट विन अल्टीमेटली इलेक्शंस, और उससे वो रवा। बट उसमें क्या होता है कि अमेरिका की जो मीडिया है, ग्लोबल मीडिया जो कंट्रोल करती है, फॉर एग्जाम्पल इवन वो लोग जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जैसा हम मजबूर है कि ईरानियन रेजीम लफ्ज इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ईरानियन गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है कि प्रो इजरायली लैंग्वेज में बात करती है सारी दुनिया, और वो बेसिकली जो द मुस्लिम वर्ल्ड है, उनको बहुत ही ज्यादा डिमोनाइज कर दिया गया है वेस्ट में। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो पूछ रहे हैं अपने कंपेटिटर से, इज ईरान नॉट ए मॉन्स्टर? और उसको जवाब दिया जॉन मेयरशाइमर, जब उसने कहा नहीं, तो वो हैरत अंगेज देख रहे हैं कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम ईरान को मॉन्स्टर नहीं मानते। मतलब ही इज अज्यूमिंग दैट द एंटायर अमेरिकन पब्लिक अज्यूम्स कि ईरान इज अ मॉन्स्टर। तो इस तरह से जो कई सालों से डिमोनाइज किया हुआ है कि शमले और दाढ़ी वाले लोग और टेररिस्ट, वो आयतुल्लाह खुमैनी हो या ओसामा बिन लादेन हो या कोई बेचारा सरदार हो जो गाड़ी चला रहा है अमेरिका में, सो वो थोड़ा टाइम लगेगा टू गो थ्रू। बट सोशल मीडिया में अगर आप देखें, ड्यूरिंग द गाजा जेनोसाइड सिर्फ एक सोशल मीडिया था जहां पे प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस बोल सकते थे, टिकटॉक। उसको भी अमेरिका ने खरीद लिया। अब टिकटॉक में भी वही रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जैसा कि कल पता चला कि फेसबुक ने वो सारे चीजें, मतलब क्या कहते हैं, उसका एल्गोरिथम दबा रहा है जो ईरान की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की निंदा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया जिसके जो यंग लोग न्यूज जानते हैं, वो भी अंडर कंट्रोल है। तो देयर इज अ लॉट, इट्स अ वेरी पावरफुल, आप कह सकते हैं, ग्लोबल फोर्स फॉर इविल। इजराइल को एज ए मुल्क नहीं समझना चाहिए। इजराइल इज लाइक अ फोर्स, आप उसको कह सकते हैं। यूरोप में देखिए, स्टारमर ने अपनी लाइफ रिस्क कर दी, अपनी पॉलिटिक्स रिस्क कर दी फॉर, उसके बहुत छोटे छोटे मिसाल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, ओबामा जाते जाते $30 बिलियन देते चले गए इजराइल को। तो ओबामा जो JCPOA के लिए लड़े एंड ही रिफ्यूज टू इन्वेड ईरान, फिर वो क्यों दिए? क्योंकि उनकी उम्र थी 50 साल के करीब, एंड ही हैज 30-40 मोर इयर्स टू लिव। अब उनको हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है। वो अब हवाई जहाज, नॉर्मल हवाई जहाज में नहीं जा सकते, ही हैज टू ट्रेवल बाय प्राइवेट। ये पैसे कहां से आएंगे ये सब? तो हु इज पीपल हु आर गिविंग मनी अपफ्रंट? मैंने एक रबाई को मस्जिद को लेकर आया था, हमारी मस्जिद को, कहा कि भाई हमको भी सिखाइए आप ऐसा पॉलिटिक्स कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो आए मस्जिद में, तो मैंने इनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि वी हैव 1.5 मिनट्स, रबाई बात करेंगे 45 मिनट के लिए, उसके बाद 45 मिनट के लिए हम सवाल जवाब करेंगे, और मुझे इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्शन कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिका में पता है। तो रबाई ने कहा, मुख्तसर, आई डोंट नीड 45 मिनट्स, आई नीड 1 मिनट। और उन्होंने कहा, टू विन अमेरिकन इन पॉलिटिक्स यू नीड टू डू 3 थिंग्स, अर्ली मनी, अर्ली मनी, अर्ली मनी। बस बैठ गया उसके बाद, और कुछ नहीं। उसने कहा पैसे दो, फिर बाद में बात करो।
अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मे बी आई विल रन फॉर ऑफिस, आप फौरन उसके पास जाइए और उसके लिए एक मतलब एक्सप्लोरेटरी कमेटी के लिए पैसे दे दे। अब वो फंस गया, उसके बाद आप पैसे आ गए तो उसका डिसीजन विल बी मेड बिकॉज यू गिव हिम मनी। डिसीजन टू बिकम ए पॉलिटिशियन इज नाउ, तो वो जिंदगी भर आपका हो गया, उसके बाद नहीं जाएगा। इसका मतलब नहीं कि पैसे ना दे, आप देते रहे पैसे। सो अमेरिका में बहुत पैसा इस्तेमाल हो रहा है। पिछले इलेक्शन में तकरीबन $1 बिलियन के ऊपर हो गया था ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो जब तक ये पैसा है, अमेरिका की छोड़िए, आप ग्लोबल एलिट भी आर गोइंग टू बी वेरी प्रो इजराइल बिकॉज इट हेल्प्स देम इन पॉलिटिक्स। सो द चैलेंज ये है कि क्या डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन विल विन ओवर इलेक्टोरल करप्शन। तो ये समझिए आप कि पब्लिक इतनी बेजार हो जाए इससे, और वो इसी सूरत में हो सकती कि पब्लिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी वो जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है वो जैसा बढ़ते गई। अब देखिए, आप ममदानी इलेक्शन जीत गए। ममदानी इलेक्शन जीतने के बाद निक्स ने पहली बार 40 इयर्स के बाद उसने एनबीए का टाइटल जीता। तो लोग कह रहे हैं कि बरकत आ गई ममदानी के वजह से। बट द पॉइंट इज के ये मोमेंटम अगर रहा तो आई थिंक यू विल सी ए चेंज। बट एक चेंज जरूर हम जिसके बारे में हम बात ये नहीं कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज में आना चाहिए। अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि अमेरिकन बेसेस आर नॉट गारंटी ऑफ सिक्योरिटी बट मैग्नेट्स ऑफ वायलेंस। उनकी वजह से उन पे हमला हुआ है, उनके वजह से वो बचे नहीं।